सरफराज अहमद साहब जो एक बाकायदा रिसर्चर हैं महाराष्ट्र से। आज हम शेर मैसूर टीपू सुल्तान की शख्सियत के खास पहलू के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान की शख्सियत के सभी पहलू नुमायां हैं, इसके बावजूद कर्नाटक में एक अरसे से उनकी शबीह को गलत रंग देने की भी शऊरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आप चूंकि एक रिसर्चर हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि टीपू सुल्तान का एक कस्बा है जिसमें किसानों को क़यामत तक की मिल्कियत के साथ ज़मीन देने का ऐलान दर्ज है। आप हमें बताएं सरफराज साहब कि इस कस्बे की क्या हकीकत है। ये जो कस्बा है, पहले ये समझ लेना चाहिए इसकी नोवियत क्या है। ये कस्बा टीपू सुल्तान ने लगाया था मही नाम के डैम पर। मही नाम का डैम बनाने की कोशिश टीपू सुल्तान ने की थी सन 1797 में, और वो कस्बा उस वक्त लगाया था जब उसकी खुदाई शुरू हुई थी डैम की। तो हम लोग थोड़ा सा कॉलोनल पीरियड में जब आते हैं 1920 के आसपास, जब कृष्णराज सागर डैम की बुनियाद रखी गई, उस वक्त जब खुदाई चल रही थी तो ये कस्बा वहां मिला था मजदूरों को। तो वहां काम करने वाले अंग्रेज सिपाहियों ने, अंग्रेज इंजीनियर्स ने, जर्मनी के कुछ इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने निकाल करके वो कस्बा कृष्णराज सागर डैम के गेट पर लगाया। और गेट पर लगाने की वजह ये थी, उनमें से एक इंजीनियर जो है वो अपने डायरी में लिखता है कि यहाँ पर इस मुल्क में ऐसा कौन सा बादशाह था टीपू सुल्तान नाम का, जिसने हमारे पहले 100 साल वही जमीन डैम के लिए, बांध के लिए मुकर्रर की थी, जो जमीन हमने आज इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चुनी हुई है। ये लिखकर बाकायदा वो कस्बा वहां पर लगाया था। अब वो कस्बा जो लगाया गया है, या फिर वो कस्बे में जो चीजें लिखी गई हैं, जैसा आपने बताया कि जिस किसान के पास जमीन नहीं है उस किसान को जमीन दी जाएगी और वो जमीन उसके पास ता क़यामत रहेगी। अब इसकी पीछे वजह क्या थी? टीपू सुल्तान ये देख रहे थे कि अंग्रेज जो है अपनी मिलिट्री कॉलोनी बना रहे हैं, और साथ में मिलिट्री कॉलोनी बनाते वक्त में उसका जरिया जो है उनका वो कारोबार है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए वो आए कारोबार करने के लिए, फिर बाद में अपनी मिलिट्री कॉलोनी उन्होंने यहाँ पर कायम की। तो टीपू सुल्तान ने सोचा कि अगरचे अंग्रेज उनके किसानों का माल लेकर के, अंग्रेज उनके किसानों की उपजाऊ चीजें लेकर के आकर हिंदुस्तान में अगर हुकूमत कायम कर सकते हैं, या फिर यहाँ के किसानों पर जुल्म ज्यादती कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं इंग्लिस्तान में जाकर, तुर्कस्तान में जाकर यहाँ के किसानों का जो उपजाऊ माल है, यहाँ के किसानों ने जो भी पैदावार पैदा की है, उसको वहां बेचकर यहाँ के किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं दिला सकता। ये सोचकर फिर उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी के लेवल पर एक कंपनी बनाई, और उस कंपनी में किसानों को शेयर होल्डर बनाया। और फिर किसानों, यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ सरफराज साहब। अच्छा, ये जब उन्होंने सोचा, ये जो दूरअंदेशी थी उनकी कि कोई ऐसी कंपनी बनाई जाए जिससे वो हिंदुस्तानी माल जो है, जो भी प्रोडक्शन है यहाँ का, वहाँ तक एक्सपोर्ट कर सकें, तो इसके लिए कोई मुआहदा किया था उन्होंने अंग्रेजों के साथ? हाँ बिल्कुल, नहीं, अंग्रेजों के साथ नहीं। उन्होंने जब ये कंपनी बनाई, तो कंपनी बनाने के बाद में उन्होंने देखा कि मेरा प्रोडक्शन जो है, मेरी हुकूमत में जो रियाया है, किसान है, उनका प्रोडक्शन काफी कम है। तो उन्होंने फिर ये जो कस्बा हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, वो कस्बा जो है जिस वजह से लगाया था, वो मही डैम बनाने की कोशिश की। और वो मही डैम बनाते वक्त में उन्होंने ये आम किया इस बात को कि जिस किसान के पास अगर खेती करने लायक जमीन नहीं है, तो उसको खेती करने लायक जमीन दी जाएगी और वो खेती कर सकता है, बजाय वो बेकार बैठा रहे। टीपू सुल्तान का ये साफ फलसफा था कि बेकार लोग बैठने की बजाय वो खेती करने लगे और उनको जमीन हम लोग देंगे। तो ये जब डैम बना, बाकी की चीजें मुहैया कराई गई, उसके बाद में ये जब कंपनी बनी, ये कंपनी बनते वक्त में टीपू सुल्तान ने बाकायदा एक हुक्मनामा जारी किया था आवाम के नाम। टीपू सुल्तान का ये जो हुक्मनामा है, ये आवाम के नाम है। और इसमें टीपू सुल्तान कहते हैं कि सल्तनत खुदादाद के सभी बाशिंदों को बिला तफरका मजहब ये हुक्म दिया जाता है कि मुनाफा हासिल करने के लिए वो मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें।
अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद में टीपू सुल्तान अवाम को क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको क्या मिलेगा। तो टीपू सुल्तान अवाम को कहते हैं कि कोई शख्स अगर 5 इमामी से, इमामी ये उनका चलन है, उनका रुपया है, 5 करेंसी है जी। कोई शख्स अगर 5 इमामी से 500 इमामी तक इन्वेस्टमेंट करता है तो उस शख्स को 50% मुनाफा दिया जाए कंपनी में। यानी एक इमामी के बदले आधा इमामी मुनाफा दिया जाएगा, तकरीबन आधा। और उसके आगे वो कहते हैं कि जो शख्स, अब ये तो बात हुई 5 इमामी से लेकर 500 इमामी की, उसके आगे वो कहते हैं कि जो शख्स 500 इमामी से 5000 इमामी, यानी ज्यादा रकम जी, 500 इमामी से 5000 इमामी की रकम इन्वेस्टमेंट करता है, उसे 12.5%, अच्छा 12.5% मुनाफा दिया जाएगा। यानी जिसने कम इन्वेस्टमेंट की है उसको 50%, और जिसने 12.5 नहीं 25%, जिसने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है मिडिल इसका 500 से 5000 इमामी, उसे 25% मुनाफा दिया जाएगा। और उसके आगे वो कहते हैं जो 5000 इमामी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा उसे 12.5%। अच्छा, यानी इसमें देखिए जो गरीब है उसे 50%, जो मिडिल क्लास है उसे 25%, और जो अपर क्लास है जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको 12.5%। जी। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में होता ये है कि जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है उसे ज्यादा मुनाफा दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर टीपू सुल्तान ने उस वक्त ये सोच लाई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में कि इन्वेस्टमेंट जो भी होगी या फिर स्टेट की तरफ से जो भी फायदा पहुंचाना है वो आम आवाम को पहुंचेगा, ज्यादातर आलाजात लोगों को या अपर क्लास लोगों को ज्यादा नहीं पहुंचेगा। सरफराज साहब, अब मौजूदा हालात में जो किसानों की हालत है, जिस तरह से उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि अगर टीपू सुल्तान की इस पॉलिसी को आज के दौर में अगर हम उसको नाफिज करें तो क्या इसके हालात हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? दो तीन चीजें तो बहुत जबरदस्त हैं टीपू सुल्तान के हुक्मनामों में, जो मैंने तर्जुमा किए हुए 500 लेटर्स और कुछ हुक्मनामे, उसमें 2 चीजें मुझे बहुत अहम लगी। एक काजी का जो हुक्मनामा है, टीपू सुल्तान ने जो काजी को हुक्मनामा दिया था उसमें लिखा हुआ है 2 चीजें उस हुक्मनामे में अहम है। एक में टीपू सुल्तान कहते हैं कि काजियों को चाहिए कि वो अपनी एरिया में हर बंदे की मालूमात एक रजिस्टर में लिखें। वो बंदा क्या काम करता है, क्या खाता है, उसके ऊपर डिपेंड कितने लोग हैं, वो क्या काम करते हैं और उनकी खूबियां क्या हैं जी। यानी सेंसेक्स कराना जी, ये करवाएं, और उनमें से उसकी फैमिली में बेकार कितने लोग बैठे हैं और उनमें क्या खूबियां हैं। अगर खूबियां नहीं है तो उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसकी भी नोट लिखने के लिए काजियों को कहा गया था। ये एक है सेंसेक्स के बारे में टीपू सुल्तान ने जो कराया था। अच्छा, तो ये उस वक्त के शहंशाहों में कोई नई बात हो रही होगी, क्योंकि इससे पहले हमने इस तरह का नहीं पढ़ा है कहीं भी के। नहीं, अकबर के दौर में हुआ था मगर इतना डेवलप नहीं था। अच्छा। अकबर ने सिर्फ मालूमात कलेक्ट की थी, मगर टीपू सुल्तान ने सिर्फ मालूमात कलेक्ट नहीं की। अच्छा। उनकी जरूरियात जिंदगी से लेकर, उनकी खूबियों से लेकर, प्रोडक्शन सिस्टम में उनकी हिस्सेदारी क्या हो सकती है जी, इसको लेकर के डिस्कशन तक महदूद था ये। हाँ जी। अकबर का जो मामला था वो एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद था। टीपू सुल्तान का जो मामला है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक महदूद नहीं है। जी जी। टीपू सुल्तान का मामला आम आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश है। जी बिल्कुल। यानी कोई शख्स बेकार बैठा हुआ है, उसमें कुछ खूबियां हैं, समझ लीजिए वो कारोबार अच्छा करता है, समझ लीजिए वो अच्छा सोल्जर बन सकता है, या फिर वो अच्छा टीचर बन सकता है, तो टीपू सुल्तान ने उस दिमन में कोशिशें भी की हैं लोगों को। अच्छा। तो ये हुक्मनामा अहम है। और दूसरा जो हुक्मनामा है टीपू सुल्तान का वो ये है कि टीपू सुल्तान काजी को दिए हुए हुक्म में लिखते हैं कि जिस शख्स का बेटा स्कूल नहीं आता है उसकी मालूमात काजी को चाहिए कि वो तालुकेदार को दे,
और तालुकेदार को जब मालूमात मिले कि फला फला शख्स का बेटा स्कूल नहीं आ रहा है, तो तालुकेदार ने उस शख्स को हिरासत में लेके उसे 25 करोड़ की सजा दे और उसके बाद में उन बच्चों को हिरासत में ले और काजी के हवाले कर। यानी सख्ती से एजुकेशन देने की जो पॉलिसी है इस मुल्क में टीपू सुल्तान ने पहली मर्तबा लाई। ओहो, बड़ी बात। हाँ, ये बहुत अहम है। फिर इसके बाद और कुछ चीजें थी, जैसे कि शराब के ऊपर टीपू सुल्तान ने पूरी तरह से पाबंदी लाई थी। टोटली शराब को बंद किया था। और कुछ अंग्रेजों ने जब शिकायत की कि शराब हमारी जिंदगी की जरूरत है, तो उन्हें लाइसेंस दिए गए बाकायदा कि इन लोगों को इतनी मिकदार में शराब देनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ताकि कालाबाजारी ना हो। जो फ्रेंच वगैरह उनकी फौज में आए थे तो उनके लिए वो छूट दी गई थी, मगर आम शहरियों के लिए सख्ती से शराब पर पाबंदी लगाई गई थी। ये एक। फिर औरतों की खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाई गई थी हुकूमत ने। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो टीपू सुल्तान ने की थी। टीपू सुल्तान का अपने एक सरदार को लिखते हैं कि वो सरदार टीपू सुल्तान को कहता है कि हमें फला जगह जो है हमारे हुकूमत के एक आइकॉन के तौर पे एक मकबरा या एक इमारत बनानी चाहिए। तो टीपू सुल्तान उससे इनकार करते हैं और कहते हैं कि फारो ने जो पिरामिड्स बनाए थे वो पिरामिड्स उन लोगों की याद में नहीं बनाए गए जो बादशाह थे। वो पिरामिड्स उस दर्द को और उन आंसुओं को बयान करता है जो पिरामिड्स बांधते वक्त मजदूरों की आंखों से निकले थे और मजदूरों के दिल से दर्द बयान हुआ था। अच्छा, मैं ऐसी कोई चीज करना नहीं चाहता जिसके जरिए मजदूरों पर जुल्म हो, उन पर ज्यादती की जाए और मेरे महालात सजे। मैं मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए आया हूँ, उनसे नाइंसाफी करने के लिए नहीं। ये साफ तौर से लिखा हुआ है। यानी टीपू सुल्तान के महालात, आप रेसिडेंशियल प्लेस अगर देखेंगे टीपू सुल्तान के, लाल महल होगा, समर पैलेस होगा, यहाँ पर लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। बिल्कुल एक आम शख्स जिस तरह से रहता है उस तरीके से आप इन सारी चीजों को देखें। जी बिल्कुल। जनाब सरफराज अहमद साहब ने काफ़ी अहम तरीन पहलुओं पर जो टीपू सुल्तान की शख्सियत के हैं उन पर रोशनी डाली, और तकरीबन ये पहलू जो है आम तौर पर डिस्कस नहीं होते हैं। मैं आपसे आखिर में ये पूछना चाहूँगी सरफराज साहब कि अभी मौजूदा हालात में अवाम के लिए टीपू जयंती के ताल्लुक से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अभी हाल जो ये है कि लोग व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हिस्ट्री को समझना चाहते हैं और उसकी मालूमात हासिल करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपने हर चीज को परखना जरूरी है। नॉलेज जो है किताबों के जरिए ही मिलता है, नॉलेज प्रोडक्शन किताबों के जरिए ही होता है। आपको रिसोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। आप ओरिजिनल चीजों तक पहुंचिए, ना कि व्हाट्सएप या फेसबुक के जरिए जो स्क्रीन पर मालूमात दी जा रही है उस पर डिपेंड रहिए। लेकिन ये जमाना है, जो भी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है, कंज्यूम उसी कंटेंट को किया जा रहा है। तो देखिए, फिंगर टिप्स पर अवेलेबल होने वाली बहुत सारी चीजें हैं। कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड की वेबसाइट भी फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है। जी बिल्कुल। और अगरचे व्हाट्सएप और फेसबुक के ट्रोलर्स को अपना उस्ताद तस्लीम करेंगे तो ये मामला हल नहीं होगा। जी आप बिल्कुल स्क्रीन के जरिए मालूमात हासिल कीजिए, नॉलेज हासिल कीजिए, मगर उसके जरिए जो है वो अच्छे होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। ऑथेंटिक साइट्स तक रसाई कैसे हासिल करेंगे? क्योंकि ये जो है आजकल ये जो डीप फेक का जो जमाना चल रहा है, तो ये भी एक नया न्यूज़ेंस है जिससे डील करना काफी मुश्किल बात लगती है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है, मगर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे आप कर रही हैं, फिर राम पुनियानी साहब हैं, अशोक कुमार पांडे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को भी सुना जा सकता है, देखा जा सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग ब्लॉग्स है, अलग अलग वेबसाइट है, जैसे कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड का नाम लिया मैंने, जामिया नजर का भी है, दारुल उलूम देवबंद से लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक कई स्कॉलर बैठे हुए हैं
जिनको आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच सरफराज साहब, आपने टीपू सुल्तान की शख्सियत के बहुत ही बेहतरीन पहलुओं पर आपने रोशनी डाली। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया।